वेलकम गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो कि जेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपकी एग्ज़ाम है 8 अगस्त को होने वाली है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी आपको पेपर है वो सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन से याद रखिए एक बार आपको ज़रूर देखने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख लेना लास्ट तक वीडियो। इसके साथ साथ हम जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इसके साथ साथ उनको भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा गया था कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखिए अगर आपको पूछा था वर्ग किलोमीटर में तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपको पूछा था वर्ग मील में तो आप क्या बताओगे? तो याद रखिए 132,140। ठीक है, वर्ग मील में अगर आपको पूछता है तो 132,140 मतलब 132,140 याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा था राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में तो 3,42,239 आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे बेर तो याद रखिए बेर से जो बेर का र है इस र से ही आपको याद रखना है रिंग। ठीक है, रिंग मतलब वलय, रिंग या टी कलिकाइन किस में किया जाता है? टी बडिंग किस में किया जाता है? याद रखिए वो बेर में ही किया जाता है। कैसे याद रखोगे? बेर के जो र है इसी से याद रखिएगा रिंग। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो रिंग है। इसके साथ साथ आप रिंग या टी कलिकाइन का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे गौवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है। मतलब याद रखिएगा जो एक तो दूध पर्पज़ के लिए भी पाली जा सकती है और दूसरा बोझा ढोने के लिए। बोझा मतलब कोई वजन है उसको लादने के लिए या फिर बोझा को खींचने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर कृषि कार्य आप मान सकते हो। कृषि कार्य के लिए जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो कौन सी गाय है? तो याद रखिए आप ले सकते हो हरियाणा और थारपारकर। याद रखिए अगर आपको ये दोनों में से अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तब आप यहाँ पर क्लिक करते याद रखिए थारपारकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो थारपारकर है, उसके बाद में आती है हरियाणा। लेकिन ऑप्शंस आपके पास दोनों है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कोटा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा कोटा बूंदी जिलों की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जैसे कि आपने देखा होगा, याद रखिएगा राजस्थान का मैप आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या होता है? कोटा बूंदी क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दुर्गापुरम मधु। तो दुर्गापुरम मधु याद रखिए किसकी वेराइटी होती है? खरबूजा की होती है। ठीक है, मधु खरबूज खाती है। याद रखिए आप ऐसे याद रख सकते हो मधु खरबूज खाती है। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे लवणीय मृदाएं। तो अब यहाँ पर याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, याद रखिएगा कि लवण जो मृदा होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? लवण। तो लवण याद रखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो अधिक होती है। कोई लवण है, याद रखिए लवण है तो ये क्या करेगा? विद्युत चालकता तो ये ज़्यादा देगा। पीएच याद रखिए पीएच 8.5 से कम रहेगा। आप तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा या फिर 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा कि अगर आपको पूछा था लवणीय मृदा तो इसका पीएच तो क्या होगा? 8.5 से कम होगा। और इसका याद रखिए लवणीय मतलब विद्युत चालकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। 2 पॉइंट याद रख लिए ना, बस काफ़ी है इतने दो। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको पूछा था याद रखिए लवणीय मृदाएं तो याद रखिएगा विद्युत चालकता क्या है? अधिक है। और पीएच को अभी आपको बताया था पीएच क्या होता है? इसका कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इससे आपका क्वेश्चन है वो सटीक बैठ चुका है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा अपरदन मुख्य समस्या होती है। तो राजस्थान में आपने देखा होगा शुष्क प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब रेतीला, थार का मरुस्थल आप ले सकते हो। ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क क्षेत्र है, और जहाँ पर सूखी अगर मिट्टी होगी तो वहाँ पर तो याद वायु अपरदन ही होगा ना। अगर मान लीजिए सूखा खेत है तो उसमें किस प्रकार का होगा? कोई जल अपर्दन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पहला ही दे रहा है शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क में तो वायु ही होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गाय और भैंस में होने वाला गलघोटू रोग का जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिए पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। जो बुबेली सेप्टिका होता है याद रखिए ये गाय का होता है और भैंस का होता है बुबेली सेप्टिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि वर्षाकालीन भिंडी। अब याद रखिए यहाँ पर पूछा गया वर्षाकालीन भिंडी। अब वर्षाकालीन को आप याद रखिए खरीफ भी बोल सकते हो, वर्षाकालीन को आप खरीफ भी बोल सकते हो। तो बताइए खरीफ या वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी होती है? तो बिल्कुल नॉर्मल सी डेर यार 10 से 12 याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको पूछा था ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन कितनी होगी? तो याद रखिए 18 से 20 kg पर हेक्टेयर।
खरीफ में अगर आपको पूछा था वर्षाकालीन भिंडी, तो वर्षाकालीन भिंडी की 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। और अगर आपको पूछा था ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन की होती है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम बात करेंगे श्वेत गिंडार, तो श्वेत गिंडार किसका होता है? याद रखिए, मूंगफली का कीट होता है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा है? काठियावाड़ गुजरात जो कि है, ठीक है, जाफराबादी है, काठियावाड़ गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, आम संतरा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने की जो समस्या होती है उसको रोकने के लिए किस वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए कि फल गिरने से पूर्व, मतलब फल गिरने को आपको रोकना है, गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? याद रखिए, ऑक्सीन। अब ऑक्सीन क्या है सर जी, ये भी बता दीजिए। ऑक्सीन में आप जितने भी पढ़ते हो, जैसे कि आप नैट्रिक एसिडिक एसिड पढ़ते हो, IBA पढ़ते हो, मतलब इंडोल ब्यूटारिक अम्ल आप पढ़ते हो, ये सारे क्या होते हैं? याद रखिए, ये सारे ही क्या होते हैं? ऑक्सीन होते हैं। और ऑक्सीजन के निर्माण के लिए याद रखिए जिंक तत्व की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कपास का कुल। तो कपास का कुल है, याद रखिएगा, मालवेशी है। कपास या भिंडी आप ले सकते हो। कपास और भिंडी का कुल मालवेशी होता है। अगर मैं बात करता हूँ एनाकार्डियेसी, तो आम और काजू का एनाकार्डियेसी होता है। सोलेनेसी का अगर हम बात करेंगे तो आप मिर्च ले सकते हो, ठीक है, मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये क्या होते हैं? सारे सोलेनेसी के होते हैं। तंबाकू भी याद रखिए सोलेनेसी का होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रूसीफेरी, जिसे हम ब्रेसिकेसी भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए, जो कोल क्रॉप है, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी क्या होते हैं? क्रूसीफेरी होती है। इसके साथ साथ आप मूली ले सकते हो, सलजम ले सकते हो, ठीक है, मूली ले लीजिए। इसके अलावा आप ले सकते हो कौन सी? सरसों, ये क्या होती है? सरसों भी याद रखिए क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी की होती है। कोल क्रॉप है, वो भी क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, पाचन संबंधी अगर आपको विकार दूर करने हैं और भूसी का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको पता है कि इसबगोल की भूसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसबगोल की भूसी का ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मानव में पाचन संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए, पाचन संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए। अब इसमें होता कितना रेशियो? याद रखिए 70-30 होता है। कितना होता है? 70-30 होता है, मतलब 20, 70 और 30 का क्या? भूसा। क्या सही है? ये गलत है? चलिएगा, इतना तो मैं बता दिया कि 7:30 का रेशियो होता है, लेकिन कैसे? चलिए कमेंट में बताइए, आपको भी थोड़ा पता चलना चाहिए, आप भी क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, 70-30 मतलब इसमें 30 तो क्या है और 70 क्या है? 20 कितना % है और भूसा कितना % है? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण, मतलब ऑक्सीजन के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है? अभी आपको बताया था ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जिंक तत्व की आवश्यकता होती है। रूबी किसकी होती है? रूबी अनार की वेराइटी होती है। अगर आपको पूछा जाता है रोमन नाक, ठीक है, रोमन नाक, बाकी लक्षण आप डायरेक्ट छोड़ दीजिए, या फिर आप याद रखिएगा लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयर और लंबे थन, ये सभी होते हैं, याद रखिए जमुनापारी के होते हैं। रोमन नाक से आप पहचान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए जो जैसलमेरी है उसमें भी रोमन नाक होती है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों देखने को मिले तो जमुनापारी फर्स्ट है, इसके अलावा नहीं तो सेकंड जैसलमेरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ताज़ा दूध का pH कितना होता है? तो याद रखिए 6.5 से 6.7 दूध का pH माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो याद रखिए नाइट्रेट और अमोनिया दोनों रूप में किया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है याद रखिए इसे रेनाइन और धनाइन दोनों रूप में ग्रहण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है? अब यहाँ पर याद रखिए सर्वाधिक जलमांग अगर आपको पूछी जाती है तो आप बिल्कुल गन्ना को लगाइएगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जो जलमांग होती है किसकी होती है, तो प्रतिदिन अगर आपको दे दे तब आपका राइट आंसर याद रखिए धान हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं दे और डायरेक्ट अगर आपको पूछता है कि फसल की जलमांग सर्वाधिक किसकी है, तो बिल्कुल आप गन्ना पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो अरंडी का तेल है याद रखिए ये होता है मुख्यतः दस्तावर, हल्का रेचक होता है, हल्का दस्तावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपकी अवलेह है, जेली है, उसका अंतिम पकाव बिंदु कितना होता है कि ये पक चुकी है? तो याद रखिए इसको पकाने के लिए हमें 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसको? जेली, या जिसे आप अवलेह भी बोलते हो। जैम को फलपाक बोला जाता है, जेली को अवलेह बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बेर में प्रूनिंग का समय, तो बेर में आपने देखा होगा, याद रखिएगा आंवला और बेर दो को याद रखिएगा, सबसे पहले आंवला और उसके बाद में बेर। तो आंवला में याद रखिएगा फरवरी से मार्च से अप्रैल किया जाता है, ठीक है। जो आंवला होता है उसमें मार्च से अप्रैल किया जाता है और अप्रैल से मई किस में किया जाता है? अप्रैल से
मई किस में किया जाता है? बेर में किया जाता है। ठीक है, आंवला में मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई में बेर में प्रूनिंग या कटाई छटाई की जाती है। संदाई किस में की जाती है? संदाई सर जी अंगूर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से दुग्ध प्रोटीन, तो याद रखिए दुग्ध प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, कैसीन होती है जिसके कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। एक और होती है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है, वो भी क्या होती है? दूध प्रोटीन ही होती है। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि गाय के दूध में कैसीन ज़्यादा होती है या फिर कैरोटीन ज़्यादा होती है, तो गाय का याद रखिए आप पीला रंग होता है दूध का। ठीक है, तो दूध का पीला रंग किसी के अधिकता के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो याद रखिए अगर आपको पूछा था भैंस, तो भैंस में कैसीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपको पूछा था गाय, तो गाय में कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, तो याद रखिए एक वर्षीय है, बथुआ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए मोहिनी, मोहिनी मतलब यहाँ पर दो याद रखिएगा कि मोथा और हिरणखुरी, ये क्या होती है? बहुवर्षीय होती है। कांसनी आपने देखा होगा, कांसनी सेंचुरियम इंटाइवस, कांसनी ही याद रखिएगा, ये द्विवर्षीय होती है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि 92 kg नाइट्रोजन यूरिया की कितनी मात्रा के द्वारा दिया जा सकता है? तो यूरिया आप कितना दोगे? जब याद रखिए 46 + 46, मतलब 100 kg आप यूरिया देते हो तो उससे 46% नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे? 200% दे देंगे, मतलब 200 किलो दे देंगे, तो उससे 92 kg नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। दोबारा से समझ लीजिए कि अगर आप याद रखिए 100 kg यूरिया दे रहे हो तो उससे 46% मतलब 46 kg नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है। अगर आप इसको 200 कर देते हो, मतलब 200 kg अगर आप यूरिया देते हो खेत में, तो उससे क्या हो जाएगा? डबल इसकी यूनिट हो जाएगी, मतलब 46 + 46 कितने हो गए? 92 हो गए। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि 92 kg नाइट्रोजन है, इसकी आपूर्ति के लिए आप कितना यूरिया दोगे? तो हम याद रखिएगा 200 kg यूरिया दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि चने में खरपतवारों की रासायनिक नियंत्रण हेतु फ्लोक्लोरिन या बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्लोक्लोरिन या बेसालिन होता है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है फसल की बुआई से भी पहले। ठीक है, फसल की बुआई करने से भी पहले खेत में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लोक्लोरिन या बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जापानीज़ इम्प्रूव्ड, तो जापानीज़ इम्प्रूव्ड याद रखिए ये फूलगोभी की वैरायटी होती है। किस प्रकार की होती है? याद रखिए ये होती है एक मध्यम वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियाँ, अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत देते हैं? तो ये देते हैं याद रखिएगा फास्फोरस। ठीक है, अगर आपको हड्डियाँ देखने को मिल रही है तो हड्डियाँ में याद रखिए कैल्शियम या फास्फोरस पाया जाता है, तो याद रखिए फास्फोरस। ठीक है, इनको अगर चबाते हैं तो उसमें ये लक्षण पाया जाता है किसका? फास्फोरस की कमी के कारण। फास्फोरस की कमी के कारण जो पशु होता है, या तो वो याद रखिएगा जैसे कि आपने देखा होगा घरेलू, आपने गांव में देखा होगा जैसे कि ईंट चढ़ती है। ठीक है, ईंट को चाटती है, वो चाटती किसके लिए? फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, ईंट को भी अगर चाट रही है तो उसका भी रीज़न याद रखिए वो फास्फोरस की कमी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गाय की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? तो याद रखिए गाय की होती है 281 दिन की और भैंस की होती है 310 दिन की। ठीक है, याद रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर 30 के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सीखने को मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर कुछ नई क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, और ओल्ड पेपर है उनसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।